गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का नित्या क्लासेस में, हमारे न्यू चैनल लेट्स क्रैक टेट में। तो देखिएगा गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आप सभी को नित्या क्लासेस का ही दूसरा चैनल मिला है और इस चैनल में भी आपको सभी जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है उसकी तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। तो आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए सीडीपी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कितना आपने सीखा है अब तक और कितना आप अपना अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तैयार है सभी? अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा कि वो सभी आ जाएं क्लास में, और क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रही हूँ। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आंसर दें। कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप मेरे से पूछिएगा, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करें बिना किसी देरी के, जुड़े रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन किस तरीके से है कि जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को कहते हैं क्या। तो आपको बताना है क्या कहा जाता है। तो जल्दी से दीजिएगा। हेलो संजय जी, नमस्कार, कैसे हैं आप। तो पहला क्वेश्चन इस क्लास का आप सभी के सामने देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहा जाता है। भाषाई विकास, सेकंड संज्ञानात्मक विकास, थर्ड सामाजिक विकास, या फोर्थ मनोगत्यात्मक विकास। तो जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से कमेंट के जरिए मुझे बताएं। तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा, जो भी क्लास में सभी आंसर दें। तो देखिए आंसर मिलने लगा है, बहुत जल्दी आंसर दिया है, और सामाजिक विकास इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला है। बाकी सभी जो भी क्लास में है सभी कोशिश करें और सभी अपने अपने जवाब दें, आंसर दें सभी लोग। तो देखिए, हेलो गरिमा, हेलो वंदना, संजय, है ना। अभी सर को आराम नहीं है संजय, अभी सेम वही कंडीशन है जो पहले थी, ठीक है, कोई सुधार नहीं है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें, लेकिन आप सबकी दुआ सर के साथ हैं तो बहुत जल्दी सर स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे मिला है और आंसर आप सबकी तरफ से सी और बी दो आंसर मुझे मिले हैं। तो देखिए हम बात करें ना, देखिए किसी वस्तु, समस्या, ठीक है, या परिस्थिति के लिए, तो यहाँ पर जब हम किसी समस्या के प्रति अपने विचार रखें, किसी वस्तु को जानने की कोशिश करें, तो वहाँ पर जो विकास होता है ना वो संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास नहीं होता है, ठीक है। तो आपका जो सी आंसर जिन्होंने भी बताया है वो गलत ऑप्शन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर, ठीक है। राइट आंसर जिन्होंने भी संज्ञानात्मक, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास एक ऐसा विकास है जो बौद्धिक विकास कहलाता है, ठीक है, जिसमें किसी भी बच्चे के बौद्धिक स्तर यानी कि मानसिक विकास परिपक्व होता है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। क्लियर, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन कैसे है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सा काल सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। तो शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सा काल सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। बाल्यकाल, शैशव काल, प्रौढ़ काल, या किशोर काल। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। भाई आंसर दें सभी के सभी, जो भी मेरी क्लास में है सभी बताएं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या है। आंसर दीजिएगा प्लीज़, मैं जल्दी से दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने है और आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर दीजिएगा।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग में कौन सा काल, यानी कि जो आपकी अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, तो इनमें से कौन सा काल है जो शिक्षण विधियों के लिए सर्वोत्तम माना है। तो यहाँ पे गरिमा मलिक ने आंसर दिया है सेकंड का फर्स्ट, वंदना जी भी कहते हैं कि सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल जो बाल्यकाल है ना, उसमें बच्चा बहुत एक्टिव होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरीके से किया जा सकता है, तो जो भी हमारी शिक्षण की विधियाँ होती हैं इनके लिए बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होती हैं। तो राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब सभी की तरफ से, बिना किसी डाउट के आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक शिक्षक को बच्चे को सिखाते समय इनमें से किस पर ध्यान देना चाहिए? फर्स्ट, कक्षा के आकार, बी, शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन, सी, बालकों के वर्गीकरण पर। तो ये कुट में आपको आंसर देना है, तो बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि केवल फर्स्ट यानी कि ए, सेकंड ऑप्शन ए और सी, थर्ड ऑप्शन बी और सी, और फोर्थ ऑप्शन ये सभी। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। एक शिक्षक को बच्चे को सिखाते समय इनमें से किन पर ध्यान देना चाहिए? आंसर दीजिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर मुझे मिला है और आंसर आप सभी का कहता है कि डी ऑप्शन, यानी कि ये सभी। बिल्कुल देखिए, कक्षा का आकार इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए जिससे कि बच्चों को बैठने में भी असुविधा हो, साथ के साथ वो सही से समझ ना पाएँ। तो यहाँ पे कक्षा का आकार, शिक्षण पद्धति, निर्देशन कैसे बच्चों को दिया जा रहा है, और बालकों के वर्गीकरण पर ध्यान देना, यानी कि तीनों के तीनों जो आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी आंसर एकदम करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया जवाब दिया है सभी ने, शोभा वर्मा, वंदना, संजय, गरिमा, सब नमित, सभी अच्छे से जवाब दे रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन, बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, सेकंड, बालकों को पढ़ाना, थर्ड, बालक को खेलने से रोककर उसे अध्ययन में लगाना, फोर्थ, बालक को केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो जल्दी से बताइएगा, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? सभी के सभी जवाब दीजिएगा। आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, प्रमुख कार्य कौन सा है? तो देखिएगा, फोर्थ ऑप्शन का जो आंसर मुझे मिला है, ए आंसर आप लोगों ने मुझे बताया है। बाकी सभी तो ए आंसर भी आप क्वेश्चन को पढ़कर बता सकते हैं क्वेश्चन की भाषा क्या है, क्या कहना चाह रहा है। जब शिक्षण अधिगम की बात की जा रही है तो आप देखें कि भाई यहाँ पर बालकों को सीखने के लिए बच्चा कैसे अभिप्रेरित हो, कैसे उसे प्रेरित किया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए। तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। स्मिता, स्वागत है आपका। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता को कैसी संरचना माना जाता है ये आपको बताना है। तो गौण, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक? तो जल्दी से दीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं। हाँ बिल्कुल संजय, सभी को बुलाकर लाइएगा। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, पूछा है कि अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना है। कैसी सामाजिक संरचना ये आपको बताना है। तो देखिए आंसर मुझे 5th क्वेश्चन का बी ऑप्शन मिला है गत्यात्मक, डी आंसर भी मिला है कि प्राथमिक। बाकी सभी बताइएगा, जो भी क्लास में है सभी के सभी आंसर दीजिएगा। तो देखिए डी, बी, ए, तीनों के तीनों ऑप्शन आप लोगों ने मुझे दिया है। ठीक है, यदि हम बोलें कि जो हमारा परिवार है, परिवार को या फिर अपनी फैमिली को किस संरचना के रूप में आप मानते हैं, तो आप ऑप्शन में रखेंगे प्राथमिक, क्योंकि बच्चा जन्म के बाद अपने परिवार के संपर्क में होता है और वहीं से सब कुछ सीखता है। ठीक है, बात करें अनुवांशिकता की।
आनुवांशिकता के लक्षण क्या होते हैं, आनुवांशिकता किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं कि ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, यानी कि जो दादा दादी के गुण है वो पापा वगैरह में आएंगे, पापा के गुण बच्चों में आएंगे और बच्चों के गुण उनके बच्चों में आएंगे। तो इसको जो सामाजिक संरचना माना है ना, वो स्थिर सामाजिक संरचना माना है। किसी ने भी सी आंसर नहीं दिया है, बट इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन, जिसमें बदलाव ना हो, जिसमें कोई ना कोई गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते रहें। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। सही जवाब स्थिर सामाजिक संरचना। याद रखिएगा, आनुवांशिकता यदि आपके एग्जाम में आता है तो याद रखना है कि आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना है, जिसमें क्या है, गुण पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में क्या है, आते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलें, बताइएगा। गुड इवनिंग अमरनाथ, बट जल्दी से बताइएगा, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे चल रहे हैं, देखिएगा। मानव व्यक्तित्व का परिणाम है, मानव व्यक्तित्व का परिणाम है कैसा? केवल आनुवांशिकता का, सेकंड पालन पोषण और शिक्षा का, थर्ड आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर केवल वातावरण का? तो जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल जॉन मेंडल, सही कहा प्रदीप जी आपने। मानव व्यक्तित्व का परिणाम क्या है? तो आपको बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 आपके सामने ऑप्शन, इनमें से सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें और बताएं, आंसर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आने लगा है। मानव किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखने के लिए उसकी आनुवांशिकता और जिस वातावरण में वो रहता है उसकी जांच करना बहुत जरूरी होता है, यानी कि इन दोनों की परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निकल कर आता है। तो यहाँ पर आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, कोई भी किसी को डाउट नहीं है। तो राइट आंसर सी आंसर, यानी कि आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम। ठीक है, आगे देखिएगा। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है वंश, आनुवांशिकता, वातावरण, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताएं कि यहाँ पर माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहा जाता है। आंसर दीजिएगा। वंश कहा जाता है, आनुवांशिकता कहा जाता है, वातावरण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 7 का आंसर मिलने लगा है, वंश नहीं मिला है, बी आंसर, यानी कि आनुवांशिकता। अभी हम इससे पहले भी जो आपके क्वेश्चन पर जो बात कर रहे थे कि आनुवांशिकता क्या होता है, जो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। तो बिल्कुल माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है। राम और सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट, किसी बालक के सामाजिकरण में धर्म का महत्व है। किसी बालक के सामाजिकरण में धर्म का महत्व है क्या? आदर्शों में, बी अनुकरण में, सी संस्कार में। तो कुट में आंसर देना है, केवल फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, या केवल बी ऑप्शन ठीक है, या केवल सी, या फिर ये सभी। तो जल्दी से बता दीजिएगा सामाजिकरण में धर्म का क्या महत्व है, आदर्शों के द्वारा, अनुकरण, या संस्कार के द्वारा। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से आपको देना है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से सिलेक्ट करें और बताएं, आंसर दीजिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर मुझे मिल गया है बिना किसी डाउट के, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। सभी ने कहा है कि डी ऑप्शन होगा, यानी कि सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या है? जिसमें समाज, एक ऐसा समाज जिसमें हम रहते हैं, उसके आचार विचार संस्कार, उनके आदर्शों का पालन करते हैं और हम लोग उन्हीं के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके आदर्श, अनुकरण और संस्कार बहुत जरूरी है। एक सामाजिकरण धर्म को महत्व देता है ये। तो चारों के चारों, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पे डी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन ये सभी। आगे बढ़े, देखिएगा। निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? फर्स्ट खेलकूद, सेकंड अच्छे कपड़े,
थर्ड, बच्चों की सुंदरता, बच्चे की सुंदरता, या फोर्थ, बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। तो जल्दी से बताइएगा भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है कि निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण की प्रमुख भूमिका निभाता है। तो आंसर दीजिएगा और बताइएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन मुझे मिला है, देख लेते हैं सही जवाब क्या होगा। ए आंसर भी मुझे मिला है, देखते हैं कि आंसर सभी के अलग अलग मिल रहे हैं, DA। तो यहाँ बात की जा रही है सामाजिकरण की, है ना। तो डी आंसर मुझे मिला है सबसे अधिक, ए आंसर कुछ ही बहुत कम मुझे मिले हैं। लेकिन सही आंसर की हम बात करें तो सही आंसर क्या हो सकता है, अधिकतर डी आंसर मिला है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया है उनको मैं बता दूं, बात की जा रही है कि निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण की प्रमुख भूमिका है। सामाजिकरण यानी कि ऐसा समाज, जब तक हम समाज के संपर्क में नहीं आएंगे हमें पता नहीं चलेगा कि वहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है। तो समाज में आने का एक जो रास्ता है ना, वो अच्छे कपड़े, बच्चों की सुंदरता या फिर बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तकें नहीं होती हैं, ठीक है। एक ऐसा माध्यम, खेल कूद के माध्यम से सामाजिकरण की भावना को बढ़ाया जा सकता है, एक भाईचारे की भावना को बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। खेल कूद के द्वारा ही बच्चे का सामाजिकरण होता है, सामाजिकरण विकास होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को पहचानने, जानने, उसको समझने की कोशिश करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया होगा सभी का। चलिए कोई बात नहीं वंदना जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका होती है उनका बौद्धिक विकास कराना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान कराना, उन्हें गृह कार्य देना, या उनके आर्थिक प्रयोगों में सहयोग करना। तो जल्दी से बताइएगा कि एक शिक्षक की बच्चे के सामाजिकरण में क्या भूमिका होती है। आंसर दें जल्दी से, बच्चे के सामाजिकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 आंसर आपके सामने, सही आंसर आपको बताना है। तो बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं भाई, जब सामाजिकरण की बात आ रही है तो बच्चे का सांप्रदायिक शिक्षा इतना महत्व नहीं देता, गृह कार्य करने से भी सामाजिकरण की नींव को मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर, बच्चे का बौद्धिक विकास करना बहुत जरूरी है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। क्लियर, बहुत अच्छे से सभी ने बताया, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है और ना ही होना चाहिए, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार किसके द्वारा रखा गया है। ये क्वेश्चन करीबन काफ़ी बार आया है, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। तो ऑप्शन में आपको देखिए, जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, पावलोव। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा है ये आपको ही सिलेक्ट करना है। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब। आंसर दीजिए सभी के सभी, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन मुझे मिला है, ए आंसर भी मुझे मिला है। बाकी सभी भाई जो भी क्लास में है, राम आंसर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सी आंसर है ना। अच्छा, चलिए तो ए आंसर। अमरनाथ आपकी बात करें, आप हमेशा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। तो विचार के बारे में सबसे पहले जो अपने मत दिए थे वाइगोत्स्की ने दिए थे। बात करें भाषा के बारे में, भाषा को सबसे पहले मत दिया था किसने, जीन पियाजे ने। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, ना कि ए ऑप्शन। आपने हर बार मिस्टेक किया है अमरनाथ, तो याद रखना है, विचार की बात आ जाए तो वाइगोत्स्की, भाषा की बात आए तो जीन पियाजे, ठीक है। तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है एकदम बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन, या अहम केंद्रित व्यवहार, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। चलिए स्मिता जी, अमरनाथ, हाँ ये हर बार इस क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, आप इसे नोट कर लें जिससे कि आपको ये डाउट आगे ना हो पाए, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, तो जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर आंसर मिलने लगा है। देखिए मानसिक विकास की बात की जा रही है, तो मानसिक विकास में क्या होता है, हम तर्क करते हैं, हम चिंतन करते हैं, हम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, किसी समस्या का समाधान करने के लिए अपने बहुत सारे पक्ष रखते हैं। तो ये सब किस में आता है, तो ये देखिए ना तो अहम केंद्रित व्यवहार में आता है, ना ही सामाजिक चिंतन में आता है, ना ही मूर्त चिंतन में आता है। ये किस में आता है, औपचारिक अवस्था, या कह सकते हैं अमूर्त चिंतन। राइट आंसर ए ऑप्शन, और यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट नहीं है, सभी ने अच्छे से जवाब दिया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 13। कॉलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करने लगते हैं, डैश बच्चे चिंतन करने लगते हैं। तो देखिएगा अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो आंसर जल्दी से दें, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13। कॉलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करने लगते हैं, किस तरीके से, तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आने लगा है ए ऑप्शन। आप सभी ने मुझे बताया है कि अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से। आपने देखा होगा जो इसकी पहली अवस्था है, इस अवस्था में क्या होता है, दंड एवं आज्ञा पालन। बच्चे को नैतिकता के बारे में नहीं पता होता, वो दंड और आज्ञा के माध्यम से बच्चा कार्य करता है, और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसके सोचने समझने का तरीका बदल जाता है। तो राइट आंसर बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन की अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने में इनमें से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, तो सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक। इजी क्वेश्चन है, तो गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब, वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने में इनमें से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। पूर्व परंपरागत, बहुत बढ़िया जवाब, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, 3 स्टेज में बांटा है इसको। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी आने लगा है, बहुत जल्दी सभी के आंसर मुझे मिल रहे हैं। तो वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, और इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने सामाजिक को बहुत अधिक महत्व दिया है। तो राइट आंसर यानी कि समाज को महत्व दिया है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जैसे कि आप सभी मुझे बता रहे हैं ए ऑप्शन। आज तो सभी के ही जवाब बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इनमें से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं रखता है, तो देखिए यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धति की मांग करती हैं। थर्ड, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदान करते हैं। फोर्थ, इनका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो जल्दी से बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, इनमें से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण यानी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं रखता है। आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सी आंसर मुझे मिला है वंदना जी की तरफ से। सबसे पहले आंसर दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे जवाब मिलने लगा है मुझे सी आंसर। बिल्कुल आपने सही पकड़ा है अपना आंसर। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी, भाई क्या है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक दिया हुआ है, जबकि आप जानते हैं कि ये विभिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्या करते हैं, अपनी विशिष्टता प्रदान करते हैं। तो यहीं से ये नेगेटिव आपका आंसर हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही जवाब होगा सी आंसर। सभी ने अच्छे से दिया है। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि, अब विशिष्ट ऑप्शन देखिएगा, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं होता है। सेकंड, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। थर्ड, यह केवल अब्राहम मास्लो के जीवन भर के
सुदृढ़ अनुभाविक अध्ययन पर आधारित है या फिर यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो इसमें किसको वैध नहीं माना गया है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए। प्रतिभाशाली बालक सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं रहता है, बिल्कुल सही कहा है ना। चलिए कोई बात नहीं प्रदीप जी, क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है, आप सभी को बताना है। सी आंसर मुझे आप सभी की तरफ से मिल रहा है। तो आपका आंसर कहता है कि यह केवल अब्राहम मास्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभाविक अध्ययन पर आधारित है ना, इसको वैध नहीं माना गया है। चलिए तो यहाँ किसी को कोई भी डाउट नहीं, सी आंसर सभी ने बताया है, किंतु इस क्वेश्चन का जवाब कुछ और है। ए आंसर देखिए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो अलग तरीके से होती है। गार्डनर के सिद्धांत से भी आपको पता चला होगा कि हर बच्चे की, हो सकता है कि एक बच्चे में 2 या 3 प्रकार की बुद्धि हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसमें सभी प्रकार, एक ही बच्चे में सभी प्रकार की बुद्धि का समावेश मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन भी है जो कि सही कह रहा है, यह सभी 7 प्रकार की बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, बिल्कुल, क्योंकि एक बच्चे के अंदर 7 की 7 बुद्धि नहीं होती हैं। थर्ड, यह केवल अब्राहम मास्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभाविक अध्ययन पर आधारित है, ठीक है। और आंसर क्या है लास्ट वाला, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं मानी है। 4 ऑप्शन सी आंसर दिया है ना आप सभी ने। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं, यहाँ पर बोला है देखिए यह केवल अब्राहम मास्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभाविक अध्ययन पर आधारित है। तो यहाँ पर आपने मास्लो का सिद्धांत देखा होगा, आवश्यकता का सिद्धांत दिया है मास्लो ने, और आवश्यकता के सिद्धांत में उसकी सामान्य और विशिष्ट आवश्यकताओं का वर्णन किया है। लेकिन बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत यहाँ पर केवल करके जो आपको आंसर दिया है ना, यदि यहाँ पर दिया जाता है कि यह अब्राहम मास्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभाविक अध्ययन पर आधारित है, तो कहीं ना कहीं संभावना होती है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के आधार को वैध नहीं मानता है। लेकिन केवल करके ये आंसर आपका नेगेटिवता को दिखा रहा है, तो सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। और आपने पढ़ा भी होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है, यह अब्राहम मास्लो का सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करें तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया गया है कि बुद्धि एक प्रकार की ना होकर भिन्न भिन्न खंडों में विभाजित है। चलिए कौन बताएगा मुझे आप में से कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जल्दी से बताइएगा, आंसर दीजिएगा। चलिए बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हर्बर्ट गार्डनर ने दिया है, प्रदीप जी ने कहा है मुझे। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा निम्न में से कौन सा क्वेश्चन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि कौन सी होती है ये आपको पता होगा, याद करना, गतिक प्रक्रमण करना, विचार करना या सहानुभूति देना। तो जल्दी से देख लीजिएगा संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत कौन सा आता है, आंसर दीजिएगा सभी के सभी। वंदना आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट बिल्कुल ओके है, तो आ जाइएगा सभी। कभी कभी हो जाता है भाई, नेट में दिक्कत हो जाती है 1-2 सेकंड के लिए। तो यहाँ 17 का आंसर मुझे मिला है वंदना जी की तरफ से सबसे पहले। और देखिए निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक, जो हमारे संवेगों से संबंध रखता है ना, तो यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो 17 का क्या होगा, आप जानते हैं कि याद करना आपके बौद्धिक यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष है, गतिक प्रक्रमण या आपको वो किसी भी प्रकार की क्रिया करा रहा है, विचार करना ये भी संज्ञानात्मक पक्ष है। लेकिन हमारे संवेगात्मक पक्ष की बात करें तो सहानुभूति देना और अपनापन, प्रेम, ईर्ष्या, ये संवेगात्मक पक्ष के पार्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी ने बहुत अच्छे से दिया है जवाब, डी आंसर इसका होगा सही आंसर। चलिए बहुत बड़े जवाब, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोष युक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उनमें क्या पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट, यह छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। सेकंड, वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है। थर्ड,
भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां हासिल कर सकता है, या फोर्थ, वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब आंसर दीजिएगा सभी के सभी। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोष युक्त है, उसमें किसी न किसी प्रकार का दोष है, तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिएगा। देखिए 18 के जवाब आपके अलग अलग मुझे मिले हैं। सी आंसर भी मुझे मिला है, डी आंसर भी मुझे मिला है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी। वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है। चलिए देख लेते हैं भाई। चल देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन सीधा आपसे ये कह रहा है कि यदि आपकी कक्षा में एक छात्र है जिसमें किसी भी प्रकार का दोष है, हो सकता है वो अधिक बोलता हो सकता है वो उसको समझ में लेट आता हो, तो आप उसकी तुलना किसी सामान्य बच्चों से करें तो आप उसमें क्या पाएंगे। तो आप उसमें ये पाएंगे कि देखिए वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा हुआ नहीं है, ये बात नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें दोष है। हो सकता है कि वो सीख नहीं पा रहा हो, या हो सकता है उसको ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा है कि वो वहाँ पर अच्छे से सीख पा रहा हो। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यह भी पूछा है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे। तो देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियों को हासिल कर सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक वह अपने दोष का निवारण नहीं करेगा तब तक कोई भी शैक्षिक उपलब्धि हासिल नहीं करेगा। ठीक है, वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है। देखिए उस छात्र पर यानी कि दोष है, उस छात्र को अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, कि वो नहीं बता पाता है कि उसे क्या बोलना है, वो नहीं समझ पाता है कि उसे किसी भी छात्र को खुद को यह भी अनुभव नहीं होता है कि मैंने कितना सीखा, उसके अंदर पूर्ण विश्वास नहीं है, और उसी के आधार पर क्या है, उसे दोष युक्त माना गया है। तो राइट आंसर शोभा बिल्कुल सही कहा आपने, ए ही होगा। 100% आपका सही जवाब ए ऑप्शन होगा कि उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, और जिस दिन वो नियंत्रण करना सीख लेता है वो दोष मुक्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा की वाक्य संरचना की दृष्टि, तो देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा की वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही, किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे। सेकंड, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। थर्ड, उसे सही वाक्य संरचना के बारे में उसके साथी से ज्ञात करने के लिए कहेंगे। या फोर्थ, उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे और उसके अभिभावक को यह सलाह देंगे कि अपने बच्चे को सही से बोलना सिखाएं। तो देखिएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। भाई आप एक अच्छे शिक्षक हैं, है ना। नहीं देखिए दोष युक्त बताया है ना वंदना। बोलने का प्रॉब्लम, मैंने कहा कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम उसके साथ कुछ भी हो सकती है, तो उसको कहीं ना कहीं अपने आप पर नियंत्रण करना नहीं आ रहा है, उसी के कारण उसको दोष युक्त बताया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात कर रहे हैं। तो बी आंसर मुझे मिला है, सी आंसर भी मुझे मिला है। तो देखिए यदि कोई बच्चा किसी वाक्य को बोल रहा है तो वाक्य संरचना की दृष्टि से उसे सही माना गया है, किंतु यदि उसका अर्थ निकालें, मान लीजिए अर्थ कैसे निकालें, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि राम जाती है आ जाए आपके सामने, है ना, राम जाती है, तो आप बोलेंगे वाक्य तो है यहाँ पर, लेकिन क्या है भाई, इसका अर्थ सही नहीं निकला है। राम लड़का है तो राम जाता है होना चाहिए, तो इसका अर्थ सही नहीं निकला है। तो यहाँ पर बच्चे को बताने के लिए स्वयं उस वाक्य को बोलकर बताएंगे, तभी बच्चा अच्छे से समझेगा। तो जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन लगाया है बिल्कुल सही जवाब है, बी आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए कोई भी दिक्कत आए ना तो आप लोग पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 20, किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है? नंबर फर्स्ट, समस्या समाधान करना। सेकंड, निर्णय लेने की भावना। थर्ड, वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु। तो इसमें कुट में ही आंसर आपको देना है कि केवल बी ए और बी, केवल सी या फिर ये सभी। तो देखिएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी है, आप सभी जानते हैं कि चिंतन की बात की जा रही है तो समस्या समाधान करना, निर्णय लेने की क्षमता। अब वातावरण, जिस वातावरण के साथ आप समायोजन कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन, बिल्कुल सभी ने सही कहा है और सही आंसर दिया है। यहाँ पर देखिएगा डी आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कक्ष में लिंग विभेद फर्स्ट, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। सेकंड, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। थर्ड, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या फिर महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो देखिएगा, पढ़िएगा और अच्छे से जवाब भी दीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़कर आप बहुत जल्दी जवाब देते हैं। बी आंसर मुझे मिला है, बाकी सभी को ही जवाब देना है। तो आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 वर्स्ट, बहुत बड़े जवाब बी ऑप्शन। भाई ये तो जब कक्षा में किसी भी प्रकार का लिंग विभेद होता है तो आप देखिएगा नकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर एक पक्ष को, आप एक पक्ष के लिए सहमत हो रहे हैं, दूसरे पक्ष के खिलाफ हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं लिंग विभेद आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, बिल्कुल सत्य। यहाँ पर पुरुष दिया है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ महिला दिया है ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन ये प्रभावित करता है और यहाँ पर नहीं दिया है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है और सभी ने 21 का डी नहीं होगा प्रदीप, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए 22 देखिएगा, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका फर्स्ट एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती हैं। सेकंड, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। थर्ड, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं, या फोर्थ लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, जल्दी से दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। तो ये संकेत किसकी ओर करता है, जल्दी से बताइएगा। 22 का डी ऑप्शन मुझे मिला है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त। बाकी सभी फर्स्ट, अरे इतना इजी क्वेश्चन और आप लोगों के कमेंट्स बिल्कुल ऑप्शन अलग अलग मिल रहे हैं। देखिए भाई, यहाँ पर सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष की बात की जा रही है, यानी कि सभापति में आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा पुरुष जाति है, लेकिन सभा अध्यक्ष में हम देखें तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि जो अध्यापिका हैं वो एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के लिंग का वर्णन नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। डी नहीं होगा, फर्स्ट यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छात्राएं। 23 क्वेश्चन आप सभी के सामने है। छात्राएं फर्स्ट, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई होती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में उनसे पूछा जाता है। सेकंड, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। थर्ड, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। फोर्थ, भाषिक और संगीत संबंधित अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो जल्दी से बताइएगा 23 क्वेश्चन का सही जवाब, आंसर दीजिएगा सभी के सभी। मैं आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है और जवाब मिल भी गया है। भाई क्या कि छात्राएं, देखिए यदि हम बोलें कि छात्राएं लड़कों से अधिक इंटेलिजेंट होती हैं या फिर वो कम होती हैं, तो यहाँ पे लिंग पक्षपात
जो होता है वो आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सही जवाब क्या होगा कि छात्राएं अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। तो बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो सही जवाब आपका बी ऑप्शन होगा। प्रदीप जी सी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। सेकंड, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। थर्ड, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। फोर्थ, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। सभी के लगभग आज के जो जवाब हैं वो बहुत अच्छे मिले हैं, सभी ने अच्छे से जवाब दिया है। 24 क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। 24 का क्या होगा, बी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। तो राइट आंसर, बहुत बढ़िया जवाब सभी का, किसी को कोई डाउट नहीं, बी आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ईजी है, आराम से बता सकते हैं। तो देखिए, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था क्या? फर्स्ट, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। सेकंड, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। थर्ड, अपने संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा। फोर्थ, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। सभी ने पढ़ा होगा, आवश्यकता का सिद्धांत मास्लो के द्वारा दिया गया है, जिसमें प्राथमिक आवश्यकता, विशिष्ट आवश्यकता में आत्मसिद्धि की आवश्यकता जो हर एक व्यक्ति में नहीं होती है। एक जुनून, जिसके अंदर जुनून होता है, ये आवश्यकता उसी के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर जो विक्रम बत्रा हैं वो अपने देश को बचाने के लिए वहाँ पर शहीद होते हैं। तो ये इनकी आत्मसिद्धि की प्राप्ति, यानी कि सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया जवाब, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? फर्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को सम्मान करने के लिए, या फिर यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। जल्दी से बताइएगा। भाई आप ये बताइएगा, आप डेली क्लास में आते हैं, क्या आपके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है? एक भी, दो या तीन अपने साथियों को लेकर आएंगे तो यहाँ पे क्लास में क्या होगा भाई, संख्या ज़्यादा होगी, और संख्या ज़्यादा होगी तो टीचर को भी एक एनर्जी मिलती है जो आपको अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो आप लोग एक या दो अपने फ्रेंड्स को बोलो, सभी को, ठीक है। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बताइए, है ना। लेकिन संख्या को बढ़ाइए, आप संख्या बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पर देखो टीचर का हौसला, टीचर कितने अच्छे से आपको पढ़ाएंगे फिर। चलिए 26 का आंसर मुझे मिला है फर्स्ट ऑप्शन। देखते हैं भाई, यहाँ पे 26 का फर्स्ट आंसर मुझे मिला है। चलिए, विद्यार्थियों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। आप जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, अपने आप में इंटेलिजेंट होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, देख लेते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, भाई यहाँ पर विद्यालय को किसके लिए, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, यानी कि एक बच्चा दूसरे से भिन्न है, उसको पूरा कैसे कराना चाहिए? तो देखिए, पहला ऑप्शन कहता है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। सेकंड ऑप्शन कहता है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को सम्मान करने के लिए।
फोर्थ ऑप्शन कहता है कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए भाई? 26 का सही जवाब ए और बी आंसर मुझे आप सभी की तरफ से मिले हैं। तो देखिए, आपको जैसा कि मैंने अभी बताया है कि प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होता है, साथ के साथ वो विशिष्ट भी होता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ऐसी क्षमता पाई जाती है जो औरों से भिन्न होती है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा आपका? जिन्होंने भी ए ऑप्शन बोला है एकदम करेक्ट जवाब है, व्यक्तित्व शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। सही जवाब वंदना बी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर एक दूसरे के बीच की जो दूरी है या खाई है उसको कम कराने के लिए नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा। आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों की आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तित्व भिन्नता को क्या माना जाएगा? क्या कारण है? तो उसका विशिष्ट शारीरिक विकास, उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, या उसका विशिष्ट संवेगात्मक विकास, या उसका विशिष्ट सामाजिक विकास। जल्दी से बताइएगा। अच्छा, कोई बात नहीं शोभा जी चलिए, तो जल्दी से बताइएगा भाई यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? समझ में आ गया होगा कि एक बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि वो 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, किंतु 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। जब हम बात करते हैं कि बच्चे की तर्क की बात की जा रही है, बच्चे की बुद्धि की बात की जा रही है, तो वहाँ पर शारीरिक विकास को नहीं रखा जाता है, संवेगात्मक विकास को भी नहीं, और सामाजिक विकास को भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि उसका बौद्धिक विकास बहुत अच्छे से हो रहा है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट जवाब है, ठीक है। बहुत बढ़िया जवाब सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित होता है। किस किस के द्वारा? बहुबुद्धि सिद्धांत में, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, जेपी गिलफर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, या फिर थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तो आपने यदि सारे के चारों सिद्धांत आपने पढ़े होंगे तो आप समझ पाएंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन योजना में व्यापक शब्द किस सिद्धांत के अलावा सभी में समर्थित किया गया है, सभी में इसका प्रयोग हुआ है। आंसर दीजिएगा, आंसर दे भाई। आंसर 28 क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और जल्दी से दीजिएगा जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। में पढ़ा है आपने बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत, गिलफर्ड का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत। तो 28 का बहुबुद्धि सिद्धांत में वंदना इसका प्रयोग किया गया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, इस क्वेश्चन का सही जवाब थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। राइट आंसर क्या है मैं आपको बता दूं कि इसमें आप यदि सारे सिद्धांत को पढ़ेंगे तो आपको आपका आंसर बिल्कुल सही निकल कर आएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया गया है। तो राइट आंसर आपका डी आंसर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मुझे नमित जी की तरफ से मिला है डी ऑप्शन ए आंसर बहुबुद्धि सिद्धांत में तो इसका प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है क्या? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर नियंत्रण परीक्षण, और थर्ड, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या फिर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो देखिएगा और बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आराम से बता सकते हैं। 29 सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है भाई, ये आपको बताना है। तो आंसर मिलना चाहिए, बिल्कुल सही कहा वंदना, सी आंसर एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिएगा, सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जा सकता है, उसमें रिकॉर्ड, उसमें देखा जा सकता है कि बच्चे ने कितना सीखा और कितनी गलती की, उसके आधार पर कितना उसमें सुधार किया जा सकता है। तो राइट आंसर सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 30, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? तो देखिएगा, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए, सेकंड शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, थर्ड जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, फोर्थ यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व उसमें सुधार किया जाता है। तो आंसर बताइएगा जल्दी से, भाई जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए डी आंसर मिला है कि यह समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, उससे किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है और किस प्रकार से आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला इसका जवाब क्या होगा सही। अभी इससे पहले भी क्वेश्चन गया था, वो भी लगता है सेम ऐसा ही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन, जैसा कि आप सभी ने मुझे बताया है, बिल्कुल सहमत हूँ और राइट आंसर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास में आपको ना 30 क्वेश्चन ही मिले हैं, यानी कि एक सैम्पल पेपर मैंने आपको कराया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आइए डेली क्लास में, क्योंकि जब तक आप डेली क्लास में नहीं आएंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। जितना आप सीख रहे हो ना उसका क्या है, यहाँ पे रिवीजन हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, कुछ समझ में नहीं आता कोई भी क्वेश्चन, तो आप मेरे से पूछिएगा, ठीक है। और क्लास कैसी लगी, कितना समझ में आया। हेलो अर्चना, और आपकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डाउट को यहाँ पर समझा पाऊँ, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो आपकी मर्जी हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो भी नए जुड़े हैं मेरे साथ, यदि आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलेंगे कल की क्लास में। ऐसे ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, घर में रहें, सेफ रहें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।